दोस्तों आज का जो हमारा प्ले है उसका नाम है किंग लेयर। शेक्सपियर ने इसको लिखा है, बहुत ही जबरदस्त है। तो इसका थीम आपको बताता चलूं। इसका थीम ये है कि एक बादशाह जिसने अपनी बेटियों की शादी करनी होती है और अपनी प्रॉपर्टी तकसीम करनी होती है, लेकिन वो गलत तरीके से प्रॉपर्टी तकसीम करता है और फिर वो खुद ही मसलों में पड़ जाता है और जिसके साथ वो ज्यादती करता है बेटी के साथ, वही उसको आगे संभालती है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने प्ले को शुरू करते हैं। पुराने वक्तों की बात थी, एक बादशाह था जिसका नाम था किंग लेयर। उसकी 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम था गॉनरेल, जो उससे छोटी थी उसका नाम था रेगन, और जो सबसे छोटी थी उसका नाम था कॉर्डेलिया। अब ये बादशाह जो होता है ना, इसे चापलूसी का बड़ा शौक होता है। ये चाहता है कि जो बेटी मुझसे ज्यादा प्यार करती है, मेरी ज्यादा तारीफ करेगी, वो उसको ज्यादा जायदाद देगा। तो इस तरह जो दोनों बड़ी बेटियां होती हैं ना, गॉनरिल और रेगन, ये अपने बाप बादशाह की, किंग लेयर की बहुत ज्यादा तारीफ करती हैं। जो सबसे छोटी बेटी होती है ना, कॉर्डेलिया, ये कहती है कि ना मुझे बाप से ज्यादा प्यार है ना कम। तो इस तरह बादशाह क्या करता है, ये दोनों बड़ी बेटियों को सारी जायदाद दे देता है और जो सबसे छोटी होती है ना, कॉर्डेलिया, इसको कुछ भी नहीं देता। तो पार्टी होती है, लोग बादशाह ने इनकी शादी भी करनी होती है। तो जो लोग इनको प्रपोज करने आए होते हैं ना, उनमें एक का नाम होता है फ्रांस। वो बगैर जायदाद के ही कॉर्डेलिया से शादी कर लेता है और वो फ्रांस जो शहजादा होता है ना, वो कॉर्डेलिया को लेकर इंग्लैंड चला जाता है। अब कॉर्डेलिया को मिल गया एक अच्छा शोहर जिसने बगैर जहेज के जायदाद के शादी की। बड़ी दोनों को जायदाद भी मिल गई और उनकी भी शादी हो गई। जो सबसे बड़ी थी उसके शोहर का नाम था अल्बनी, और जो दरमियान वाली थी उसके शोहर का नाम था कॉर्नवाल। तो और जो कॉर्डेलिया थी उसके शोहर का नाम था फ्रांस। इस तरह वो जायदाद तकसीम कर देता है। बादशाह के जायदाद तकसीम करने पर उसका एक बहुत ही वफादार दरबारी होता है जिसका नाम होता है कैंट। वो बादशाह को कहता है कि ये आप नाइंसाफी कर रहे हैं, आपको कॉर्डेलिया को भी कुछ ना कुछ जायदाद देनी चाहिए। तो बादशाह उसकी भी इंसल्ट कर देता है और वो सारी उन दोनों को ही दे देता है। अब बादशाह ने जायदाद उनके नाम लगवा दी। अब वो चाहता है कि वो आहिस्ता कुछ दिन बड़ी बेटी के पास रहेगा और कुछ दिन छोटी के, इस तरह वो रहेगा, सुकून से जिंदगी गुजारेगा। लेकिन उसके माइंड में एक बात आती है कि इस तरह तो लोग उसे बादशाह कहना भूल जाएंगे। तो वो क्या करता है, वो 100 नाइट अपने पास रख लेता है, यानी 100 सैनिक, और वो जाता है बड़ी बेटी के पास 100 सैनिक लेके, नाइट लेके, कि पहले मैं बड़ी बेटी के पास रहूंगा। अब वो तो थी जायदाद की भूखी। तो बड़ी बेटी क्या करती है, जब ये 100 सैनिक नाइट लेकर जाता है तो वो रंग बदलना शुरू कर देती है। तो वो अपने मुलाजमों को कहती है कि जो मेरा बाप यानी किंग आ रहा है ना, उसको बिल्कुल आम आदमी समझना है, कोई इसको वैल्यू शैल्यू नहीं देनी, इज्जत नहीं करनी। जिस तरह एक आम आदमी आता है उसी तरह उसके साथ आपने रवैया रखना है। यहाँ तक कि जो बड़ी बेटी होती है ना, जिसके पास बादशाह रहने गया होता है, वो अपने बाप को समझाती है कि आपने जो इतने नाइट्स रखे हुए हैं इनको कम करो। तो वो 1-2 दफा बाप के आगे बदतमीजी भी करती है, तो बादशाह को बड़ा दुख होता है। तो इस तरह वो वहाँ कुछ दिन रहता है और फिर वो दरमियानी बेटी के पास जाता है। दरमियानी बेटी को पहले ही लेटर जा चुका होता है। वो भी जायदाद की भूखी होती है, उसने भी बाप की काफी तारीफें की होती हैं, अब तो जायदाद उनके नाम लग चुकी होती है। तो इस तरह बादशाह चला जाता है दरमियानी बेटी के पास। अब जब बादशाह जाता है अपनी दरमियानी बेटी रेगन के पास, तो वो जब सैनिक और नाइट्स को देखती है तो वो कहती है अपने बाप को कि क्या इतने लोग आपने रखे हुए हैं, अब 25 नाइट रख लें बस काफ़ी हैं। तो बादशाह को बड़ा दुख होता है, वो अपने बाप की भी इंसल्ट भी करती है, ये बड़ी से भी गई गुजरी होती है। तो बादशाह को उससे भी बड़ा दुख होता है, वो बड़ा गिल्टी फील करता है कि ये बेटियां थी जब मैं जायदाद तकसीम कर रहा था तो मुझसे बड़ा प्यार दितला रही थी और आज वो मुझे मुंह भी नहीं लगा रही, उसे बड़ा दुख होता है। बादशाह का एक वफादार दरबारी होता है जिसका नाम होता है ग्लॉस्टर। तो बादशाह उसके पास जाकर दरबार पे रहना शुरू है। अब ये जो दोनों बड़ी बेटियां होती है ना, और छोटी का शोहर फ्रांस, ये मिलकर ना उसका दरबार ग्लॉस्टर का बंद करवा देते हैं। तो इस तरह बादशाह जगह जगह घूम रहा होता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसे रहने के लिए जगह नहीं मिल रही होती। तो जब जायदाद तकसीम कर रहा था ना, तो जब छोटी बेटी को जायदाद इसने नहीं दी थी, तो याद है इसका एक दरबारी वफादार कैंट था जिसने कहा था कि उसको देनी चाहिए जायदाद। तो बादशाह ने उसको कैद करवा दिया था। तो वो कैद से बड़ी मुश्किल से निकलता है और बादशाह को ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बादशाह का बड़ा वफादार होता है। तो उसको कोई बताता है कि बादशाह की तबीयत बहुत खराब है और वो इस तरफ गया है, रहने के लिए जगह ढूंढ रहा है। तो वो बादशाह को ढूंढने की कोशिश करता है और वो साथ उसी आदमी को कहता है कि तू जाकर बादशाह की छोटी बेटी को बता कि इस तरह तेरे बाप की तबीयत बहुत खराब है, और वो खुद बादशाह को ढूंढना शुरू कर देता है।
अब ये कैंट बादशाह को ढूंढते ढूंढते आखिर ढूंढ लेता है और उसको जंगल में एक झोंपड़ी नजर आती है, उसमें ले आता है। इस झोंपड़ी का जो मालिक होता है ना, उसका नाम होता है एडगर। ये एडगर जो होता है ना, ये ग्लॉस्टर का ही बेटा होता है। ग्लॉस्टर जो बादशाह का दरबारी वफादार था। तो ये जो ग्लॉस्टर होता है ना, इन दोनों बेटों के दरमियान कोई ऊंच नीच होती है, तो इसको एडगर की गलती लगती है, उसको घर से निकाल देता है। तो इस तरह कसूर सारा एडमंड का होता है, लेकिन निकाल ये एडगर को घर से देता है ग्लॉस्टर। तो इसने भी एक गलती की होती है बादशाह की तरह ही, ग्लॉस्टर ने भी, यानी अपने सही बेटे को घर से निकाल देता है। तो अब ग्लॉस्टर भी बादशाह को ढूंढता ढूंढता इसी झोंपड़ी में, अपने बेटे वाली झोंपड़ी में आता है। वहां से बादशाह को ले जाता है और किसी सही जगह पे ये चले जाते हैं, वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। अब ये जो दोनों बड़ी बेटियां जो देखती है ना कि हमारा बाप बादशाह कभी इधर रह रहा है कभी उधर रह रहा है, ये तो हमारी बेइज्जती करवा रहा है, वो बड़ी गरूर टाइप होती हैं। तो वो अपने बाप को मरवाना चाहती हैं। तो वो क्या करती हैं, जो दरमियान वाली बेटी होती है ना रैगन, उसका जो हस्बैंड होता है ना कॉर्नवाल, उसको कहती है कि इस तरह बादशाह को कत्ल कर दो। तो कॉर्नवाल जो होता है ना अपनी बीवी यानी रैगन को कहता है कि तुम बड़ी बेटी से बात करो, अपनी बड़ी बहन से। तो वो बड़ी बहन से बात करती है। तो बड़ी जो होती है ना गॉनरेल, वो अपने शोहर अल्बनी को कहती है कि तुम भी कॉर्नवेल का साथ दो और बादशाह को कत्ल कर दो, क्योंकि वो तो हमारी नाक कटवा रहा है कभी इधर कभी उधर। तो अल्बनी उसकी बात मानने से इनकार कर देता है कि आप अपने बाप के साथ ज्यादती कर रही हैं। तो दूसरी तरफ जो कैंट होता है ना बादशाह का वफादार दरबारी, वो छोटी बेटी कॉर्डेलिया को पहले ही पैगाम भेज देता है कि आपके बाप की जान खतरे में है। तो वो फौज लेकर बाप को बचाने के लिए आ रही होती है। अब ये जो रैगन का हस्बैंड होता है ना कॉर्नवाल, ये कहता है कि आप ना ग्लॉस्टर को पकड़ के ले आओ। सिपाहियों को कहता है कि ग्लॉस्टर को पकड़ लेके आओ, यही बादशाह को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो वो ग्लॉस्टर को पकड़ कर ले आते हैं और इस तरह उसकी आंखें निकाल देते हैं। आंखें निकलवा के उसको शहर से बाहर भेज देते हैं। तो बाहर ये वापस अपना बेटा, इसका जो बेटा होता है ना एडगर, उसके पास पहुंचा देते हैं झोंपड़ी में। ये उसके पास रहना शुरू कर देता है। जब बादशाह सब में जायदाद तकसीम कर चुका होता है, तो जो उसकी दरमियानी बेटी होती है ना रैगन, उसका हस्बैंड उस वक्त मतलब कि इंग्लैंड का किंग होता है, राजा होता है। तो दूसरे शहर वाले अटैक कर देते हैं और जो कॉर्नवाल होता है ना, इसकी डेथ हो जाती है, यानी उसकी दरमियान वाली बेटी के हस्बैंड की। तो एडमंड जो होता है ना, वो इस तरह इंग्लैंड का राजा बन जाता है। जैसा कि आपको बताया है कि बादशाह का जो वफादार दरबारी ग्लॉस्टर था, उसके दो बेटे थे, एक एडगर और दूसरा एडमंड। एडगर तो जंगल में झोंपड़ी में रह रहा है और एडमंड जो है वो इंग्लैंड का राजा बन गया है। ये एडमंड जो होता है ना, ये बड़ा खूबसूरत जवान होता है। तो बादशाह की ये जो दोनों बड़ी बेटियां होती हैं ना, ये शुरू से इसको लाइक करती हैं, पसंद करती हैं। अब ये इंग्लैंड का राजा भी बन चुका है। तो ये जो दरमियान वाली बेटी होती है जिसके हस्बैंड की डेथ हुई है, यानी अटैक हुआ है, तो वो तो पहले ही चाहती है कि मेरी एडमंड से शादी हो जाए। तो जो बड़ी होती है ना, वो भी अपने हस्बैंड को मरवाना चाहती है कि इसको मरवा के मैं भी एडमंड से शादी कर लूं। इस तरह ये जो दोनों बड़ी बेटियां होती हैं ना, पहले जायदाद के चक्कर में बाप को घर से निकाल देती हैं। अब एक के हस्बैंड की तो वैसे ही डेथ हो गई है, तो दूसरी भी चाहती है कि उसको मरवा के एडमंड से शादी कर लें। तो इस तरह ये एडमंड के पीछे पड़ी हुई हैं। अब ये दोनों बड़ी बेटियां ना बाप की हुई हैं ना अपने शोहर की हुई हैं। उधर छोटी बेटी फौज लेके आ रही होती है बाप को बचाने के लिए, उसको बाप का प्यार खींच के ले आता है। अब जो बादशाह होता है ना, वो अपनी सबसे छोटी बेटी कॉर्डेलिया जो फौज लेकर उसको बचाने आई होती है, वो उसके सामने नहीं जाता, वो शर्माता है। लेकिन खैर कॉर्डेलिया अपने फौज भेज के बादशाह को पास बुला लेती है। इस तरह बादशाह को बड़ा गिल्टी फील होता है कि वाकई मैंने अपनी छोटी बेटी के साथ ज्यादती की है, उसको मैंने हिस्सा नहीं दिया। इस तरह बादशाह की जो बेटी होती है ना कॉर्डेलिया, इसकी फौज एडमंड की फौज पे हमला कर देती है। अब ये जो कॉर्डेलिया की फौज होती है ना, ये जंग हार जाती है। तो इस तरह इसको कैद कर लिया जाता है, इसको कैद कर लिया जाता है। दूसरी तरफ फिर ये जो एडगर होता है ना, ये अपने भाई एडमंड पे हमला कर देता है। इस तरह सबके सामने ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। एडमंड और एडगर की फाइट होती है। एडमंड उस फाइट में मारा जाता है और एडगर जिंदा बच जाता है। तो दूसरी तरफ ये जो कोडेलिया और उसके बाप को कैद किया होता है ना, एडमंड ने पहले ही अपने फौज के 3-4 सिपाहियों को भेजा होता है कि उनको जाकर जेल में खत्म कर दो। तो एडमंड मरते मरते एडगर को बता के जाता है कि वो कोडेलिया और बादशाह को भी मार देगा, क्योंकि उसने भेजा हुआ है। तो ये जो कैंट होता है ना, ये जल्दी से 2-3 फौजियों को दूसरों को भेजता है कि जाओ जल्दी बादशाह को और कोडेलिया को बचाओ। जब वो जेल में जाते हैं बचाने के लिए उनको, तो क्या देखते हैं कि आगे जेल में जो
होता है ना बादशाह, उसने अपनी बेटी को डिलिया को हाथों में उसकी लाश उठाई होती है और वो कहता होता है सिपाहियों को कि काश मैंने अपनी बेटी को बचा लिया होता। तो इस तरह उसे बड़ी गिल्टी होती है, उसने लाश को अपने हाथों में उठाया होता है और वो खुद पे पछता रहा होता है कि मैंने इसे जायदाद भी नहीं दी और मैं इसको बचा भी नहीं सका। तो दोस्तों इसके साथ ही ये प्ले खत्म हो जाता है। अगर इस प्ले की समझ आई हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।